Can I start, sir? Yes, sir. Suswagatam. Welcome to all participants in one-day national webinar on impact of COVID-19 on agriculture, challenges and opportunities. Organized by Shraddha Pawar Mahavidyalaya, Gadchandur, District Chandrapur, Maharashtra. Welcome to all dignitaries, principals, all academicians, professors and students who actively participated and attend this webinar. Welcome to the chairperson, Honorable Dr. Anandrao Adpale Sahib, President, Saraswati Shikshan Prasarak Mandal, Gadchandur. I would like to welcome the organizer of this webinar, Honorable Dr. Sanjay Kumar Singh sir, Principal of Shraddha Pawar Mahavidyalaya, Gadchandur, District Chandrapur, Maharashtra. Also, I welcome the speaker, Honorable Dr. Anil Krishnarao Vavre sir, Head of Economics Department, Chhatrapati Shivaji College, Satara. I also welcome the speaker, Honorable Dr. Deep Mukherjee, Assistant Professor of Economics, Division of Rural and Tribal Development, Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute, Ranchi, Jharkhand. And myself, as a convener of the webinar, Dr. Rajesh Gaidhani, Head of Economics Department, Shraddha Pawar Mahavidyalaya, Gadchandur, District Chandrapur, Maharashtra. Now, I would request Dr. Sanjay Kumar Singh sir, Principal, Shraddha Pawar Mahavidyalaya, Gadchandur, for his welcome speech. Dr. Sanjay Kumar Singh sir. Thank you, Gaidhani sir. Thank you, sir. All of you. Good morning. मैं सर्वप्रथम वेबिनार से जुड़े सभी डेलीगेट्स को महाविद्यालय की ओर से स्वागत करता हूं और आज के रिसोर्स पर्सन डॉक्टर अनिल जी और डॉक्टर मुखर्जी जी को अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने फोन के माध्यम से हमारे निमंत्रण को स्वीकार करते हुए हमें इस वेबिनार के रिसोर्स पर्सन के रूप में सहयोग करने का कष्ट दिए। साथ ही साथ हमारे फैकल्टी मेंबर डॉक्टर राजेश गाइधनी जी को धन्यवाद देता हूं जो इस वेबिनार को आयोजन करने के लिए काफी परिश्रम किए हैं। आज के इस वेबिनार का विषय इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन एग्रीकल्चर, चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, कोविड-19 के आसपास चल रहे स्वास्थ्य संकट से जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। बीमारी से पीड़ित लोगों के जीवन की रक्षा करने के साथ ही कोरोना वायरस के हमले ने अभूतपूर्व स्थिति पैदा होने के बाद केंद्र सरकारें एवं सभी राज्य सरकारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भारत ने अपने उपयुक्त नियंत्रण के साथ इस प्रभाव का मुकाबला करने की पूरी कोशिश कर रही है ताकि देश के व्यापक प्रभाव को रोका जा सके। समाज के गरीब तबके के लोग हमेशा किसी भी आपदा या महामारी की स्थिति में सबसे ज्यादा मारे जाते हैं। कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन का प्रभाव किसानों पर बुरी तरह से पड़ा है। खेती किसानी के तमाम काम प्रतिकूल तरह से प्रभावित हुए और किसान तथा कृषि के आधारित अन्य गतिविधियों में लगे लोगों के समकक्ष गंभीर संकट खड़ा हो गया है। किसान न तो शहर तक पहुंच पा रहे हैं, न ही शहरों से दुकानदारों को सभी वस्तुओं की आपूर्ति हो पा रही है जो खाद, बीज, रसायन आदि के दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में हो। उन पर लॉकडाउन के पहले भरपूर स्टॉक नहीं था और अब नया माल नहीं मिल पा रहने के कारण इससे भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो किसान भूमिहीन है या पटाई पर काम करते हैं, भूमि लेकर काम करते हैं और खेती करते हैं, उनके सामने एक गंभीर संकट है क्योंकि पूरी पूंजी लगाने के बाद भी उनका हाथ खाली है और अगर कोई सरकारी राहत योजना आती भी है
तो उसका लाभ उन्हें मिलने वाले नहीं है। क्योंकि मैं इसका कारण बताता हूं कि ये सारे के सारे लाभ जो है खेती मालिक को मिलेगा, यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। लॉकडाउन से कृषि सहायक उद्योगों जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन आदि में लगे लोगों का भी बुरा हाल है। पोल्ट्री फार्म तो बर्बादी की कगार पर पहुंच गई है। प्राय नवरात्रि के बाद मुर्गी की मांग बढ़ती है, ये हम सभी लोग समझ सकते हैं। इसका कारण पोल्ट्री फार्म वाले 1 महीने से बड़ी लाट की तैयारी कर रहे हैं। मुर्गियों पर सभी प्रकार के खर्च करने के बाद उत्पादन और बिक्री के स्तर तक पहुंचने से पहले ही लॉकडाउन हो जाने से मुर्गियों का बाजार चौपट हो चुका है और पोल्ट्री फार्म वाले की बड़ी पूंजी फंस गई है। इस प्रकार पशुपालकों की भी स्थिति चिंताजनक है। मिठाई की दुकानों, होटलों आदि में दूध, खोआ, पनीर, छेना आदि की खपत में भी कमी आई है। ऐसा ही हम खेती की बात करें तो बंगाल, बिहार में बड़े पैमाने पर सब्जियों की खेती की जाती है। देश में अधिकतर किसान ज्यादातर सब्जियों की खेती करते हैं। सब्जियों की खेती में अपेक्षाकृत लागत और मेहनत ज्यादा लगती है तो मुनाफा भी अधिक होता है। लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण मुनाफा तो दूर, किसानों की लागत भी निकल नहीं पा रही। दिल्ली के आजादपुर मंडी में प्याज नासिक से आता है तो हरी सब्जियां हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पहुंचाई जाती है। लखनऊ की नवीन गल्ला मंडी में कटहल सिलीगुड़ी से आता है। उत्तर प्रदेश और आलू असम से लेकर नेपाल तक जाता है। पुणे और नासिक में होने वाली सब्जियां मुंबई समेत देश के कई भागों और विश्व के अन्य देशों में निर्यात की जाती है। देश की आपूर्ति श्रृंखला अधिकांश ट्रकों पर निर्भर है, लेकिन लॉकडाउन में ज्यादातर आवागमन बाधित है। सबके सामने यातायात की परेशानियां हैं तथा अब श्रमिक भी नहीं मिल पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी परेशानी और चिंता का विषय है। लॉकडाउन के दौरान कई चीजें ऐसी हुई है जिसके से लगता है कि आने वाला समय में विभिन्न फल एवं सब्जियां, दूध उत्पादकों आदि के लिए परिवहन आयाम विकसित करने होंगे। आज के इस वेबिनार में कृषि से संबंधित समस्या, संधि और चुनौती के बीच हमारे आज के रिसोर्स पर्सन आदरणीय अनिल जी मौजूद हैं और डॉक्टर मुखर्जी जी झारखंड रांची से मौजूद हैं। वे विस्तृत जानकारी देंगे। मुझे आशा ही है और पूर्ण विश्वास है कि ये इतनी अच्छी विस्तृत जानकारी देंगे जिसका वेबिनार का जितने भी लोग जुड़े हैं उसका अवश्य फायदा मिलेगा। मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर महाविद्यालय की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं और मैं अपने 2 शब्दों को यहीं पे विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for your valuable and encouraging speech. We are all aware that the world is sliding rapidly towards a recession. The COVID-19 pandemic will shut down large part of the world economy for at least a few months more. According to IMF, global growth in 2020 was negative. Recovery, if any, is expected only in 2021. According to the International Labour Organization, the rise in unemployment because of COVID-19 would be up to 25 million worldwide. Agriculture is the backbone of our economy. It is the primary sector which generates employment so that the entire circle of economy circulation goes on. When we talk about the Indian economy, the majority of the population is restricted to this sector. COVID-19 is interrupting some activities in agriculture and supply chain. The unavailability of migrant workers is hindering some of the harvesting process. Transport difficulties and other problems have hampered supply chain. Prices of wheat, vegetables and other crops have reduced, yet consumers often pay more. According to media reports, the closure of hotels, restaurants, sweet shops and tea shops during the shutdown indicates the slowdown in the milk sale.
Meanwhile, poultry farms have been greatly affected by misinformation, especially on social media. मुश्किल वक्त कभी देर तक नहीं टिकता, सिर्फ मजबूत लोग और सुदृढ़ संस्थान ही निरंतर बने रहते हैं। इस उक्ति के अनुसार भारत एक मजबूत और मुश्किलों से उभर जाने वाला देश है और हम निश्चित रूप से कोरोना वायरस की इस महामारी को हराएंगे। हमें कुछ महीने कई कठिनाइयों के और चुनौतियों को पार करना है, तथापि हम अगले कुछ वर्षों तक कोरोना बाद की दुनिया का लाभ उठाने के लिए तैयार है। हमारा कृषि क्षेत्र इसमें अग्रणी होगा। नाउ लेट्स लिसन ऑल द डिटेल्स ऑफ दिस टॉपिक फ्रॉम आवर ग्रेट रिसोर्स पर्सन्स। फर्स्ट आई इंट्रोड्यूस आवर resource person, Dr. Deep Mukherjee sir, Assistant Professor of Agricultural Economics, Division of Rural and Tribal Development, Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute, Ranchi, Jharkhand. Such a great personality is our resource person. I would request Honorable Dr. Deep Mukherjee sir to express his views to enhance our knowledge. Dr. Mukherjee sir. हेलो सर। सर क्या मेरी आवाज आ रही है सर? ओके ओके ओके, आई स्टार्टेड स्पीकिंग, आई थॉट दैट माइक वाज ऑन बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज म्यूट। Okay, sir. Sir, thank you very much, sir, for giving me this opportunity. I thank you all of you from Maharashtra, Dr. Anand Rao, sir, Dr. Sanjay Kumar Singh, sir, Principal, sir, Dr. Anil Kumar, sir. Thank you very much, sir, for Dr. Rajesh Kumar, Rajesh, sir. Sir, I thank you, all of you from Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute, Ranchi. Probably you may be aware that आपको मालूम होगा शायद कि ये हमारे एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है और लास्ट ईयर we were accredited as with a NAC A++ gradings. So that was one achievement for our sake. So I would like to say something about this problem जो आप लोग सब जान ही रहे होंगे. All of you are very senior professors. But I would like to share some my viewpoints कि हम लोगों ने क्या देखे हैं और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग रांची में है और आप महाराष्ट्र में है. वी आर एट द टू एंड्स ऑफ द कंट्री. हमारे देश के दो प्रांत में है हम लोग और महाराष्ट्र और झारखंड दोनों का एक बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं. जो फार्मर्स के ऊपर जो इम्पैक्ट हुआ है कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक जो है एंड सब्सिक्वेंट लॉकडाउन, देश भर में जो लॉकडाउन हो गया, इट हैज क्रिएटेड ए टिपिकल सिचुएशन. एक टिपिकल सिचुएशन क्रिएट किया है और वी कैन गिव एग्जांपल ऑफ महाराष्ट्र एंड झारखंड. लेट अस सी कि हु इज मोस्ट अफेक्टेड इन दिस पैंडेमिक. The most affected sector in the country is the unorganized sector. जैसे कि सर बोल रहे थे, राजेश सर बोल रहे थे, एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ कंट्री, बट अनफॉर्चुनेटली एग्रीकल्चर इज द मोस्ट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन द कंट्री. जैसे कि आप सब जानते होंगे हमारे देश में 85 to 90% फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल. They are small and marginal farmers. Moreover, they do not have any union type of things so that they can put their things in a collective manner. We call such sector as unorganized sector. So agriculture has suffered the most loss, followed by the laborers. The laborers also have faced a huge problem. The farming, जैसे कि सर बोल रहे थे कि तुरंत लॉकडाउन होने के बाद क्या हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम has shut down. What happened is farming sector in the country immediately suffered a huge loss.
किसान के फसल जो था वो खेत में पड़ा रह गया। दे कुड नॉट सेल देयर प्रोड्यूस, दे कुड नॉट डिस्पोज ऑफ देयर प्रोड्यूस इन द मार्केट। दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द इमीडिएट पीरियड ऑफ द लॉकडाउन। सप्लाई चेन, हमारे देश का जो एग्रीकल्चर सप्लाई चेन है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। द एग्रीकल्चर सप्लाई चेन इन इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट and one of the most sophisticated supply chain in the world। कैसे एग्जाम्पल देंगे? एग्जाम्पल जैसे कि आप लोग बोल रहे थे कि महाराष्ट्र का जो ऑनियन है, द ऑनियन इज एक्सपोर्टेड इन ऑल ओवर इंडिया। ऑनियन को यूज करते थे, मोस्टली कम फ्रॉम महाराष्ट्र। लेट अस टेक अबाउट द एग्स, अंडा। अगर एग्स की बात करेंगे, दे मोस्टली कम फ्रॉम आंध्र प्रदेश। Then if we talk about vegetables, vegetables are mostly produced in West Bengal and Jharkhand, and it is supplied all over the country. This supply chain was badly affected due to the outbreak of coronavirus and subsequent lockdown in the country. But we must remember that प्रॉब्लम तो जरूर हुआ है, लेकिन हमें एक चुनौती भी दे गया है ये लॉकडाउन और ये पैंडेमिक। It has given us a huge opportunity to design our economic functioning। हमारे देश का जो इकोनॉमिक फंक्शनिंग जो है, हमारे देश का जो इकोनॉमी है, द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, आप लोगों को मालूम होगा, इस इज मोस्टली सबसिस्टेंस इन नेचर। सबसिस्टेंस इकोनॉमी मतलब कि मोस्ट ऑफ द फार्मर्स वो अपने घर के खपत के लिए फसल को उगाते हैं। दे मोस्टली प्रोड्यूस फॉर देयर होम कंजम्पशन। नाउ ये पैंडेमिक के बाद the government should change the policy so that कि इस सबसिस्टेंस लेवल का फार्मिंग जो है, इसको बड़े पैमाने में हमारे देश के साथ कैसे जोड़ा जाए। Now this is the biggest problem I think in the country, the labor reverse migration। आज से हमें याद है कुछ 5-6 महीने पहले, बिफोर 5 to 6 months, हम लोग बात कर रहे थे माइग्रेशन के बारे में। हमारे देश में माइग्रेशन एक बड़ा समस्या था कि गांव के जो युवा जो है, गांव के युवा पीढ़ी अपने गांव छोड़ करके कहीं बाहर देश में चले जा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे झारखंड से, हमारे बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे युवा लोग, ये लोग जा रहे थे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका ऐसे राज्य में अपने काम के लिए। लेकिन अभी क्या हो गया, लॉकडाउन के बाद और पैंडेमिक के बाद सिचुएशन हैज कंप्लीटली चेंज्ड। अभी हमें एक बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो गया, दैट इज रिवर्स माइग्रेशन। रिवर्स माइग्रेशन मतलब जो लोग गए थे वो लोग अचानक से अपने घर वापस आ गए। तो इसके चलते प्रॉब्लम क्या हुआ, इसके चलते हमने इसका नाम दिया टू स्टेट्स प्रॉब्लम, दो राज्य का समस्या। टू स्टेट मतलब कि एक तरफ में हो गया लेबर शॉर्टेज स्टेट, जो स्टेट से वर्कर्स वापस आ गए, वैसे राज्य में जैसे कि महाराष्ट्र, आप लोगों को सबको मालूम होगा महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, ऐसे राज्य में क्या हुआ, लेबर का शॉर्टेज हो गया। पीपल हैव कम बैक फ्रॉम दिस स्टेट्स एंड सडनली वहां पे कोई भी लेबर नहीं है फसल लगाने के लिए, या फिर फसल काटने के लिए भी कोई लेबर नहीं है, कंस्ट्रक्शन साइट में कोई लेबर नहीं है, इंडस्ट्रीज में कोई लेबर नहीं है। सो दिस स्टेट हैज बिकम लेबर शॉर्टेज स्टेट। ऑन द अदर साइड, दूसरा साइड में है लेबर सरप्लस स्टेट। अचानक से कुछ राज्य में लेबर का संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गया। फॉर एग्जाम्पल, हमारे राज्य झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ऐसे राज्य में क्या हुआ, लेबर का संख्या अचानक से बढ़ गया। तो हमारे सामने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास बोलेंगे हम, क्योंकि ऐसा सिचुएशन पहले कभी था नहीं, और पहले कोई सोचा भी नहीं था कि ऐसा सिचुएशन शायद अचानक से पैदा हो जाएगा, कि कुछ राज्य में ऐसा होगा कि लोग नहीं मिलेंगे और कुछ राज्य ऐसे रह जाएंगे जहां पे लोग बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो दोनों में जैसे कि बोल रहे थे, जिस राज्य में लोग नहीं है, जिस राज्य में लोग नहीं है वहां पे क्या समस्या हो सकता है। जिस राज्य में लोग नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो शुरू में हुआ था, किसान के फसल को काटने के लिए कोई लोग नहीं थे।
हम जानते हैं कि महाराष्ट्र राज्य में बहुत सारे फार्मर्स जो है वो एकर्स आफ्टर एकर्स फील्ड में अपनी खेती करते हैं, और उस फसल को हार्वेस्ट करने के लिए, काटने के लिए, घर में लाने के लिए देयर वर नो लेबरर्स लेफ्ट इन दो स्टेट्स. Huge shortage of agricultural workers in those states. Agricultural workers not only for harvesting, केवल हार्वेस्टिंग के लिए नहीं, फॉर शोइंग, फसल को लगाने के लिए, फसल का पूरा लगाने से लेकर के हार्वेस्टिंग तक, उसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद मार्केटिंग करने तक एक ह्यूज शॉर्टेज ऑफ लेबरर्स पैदा हो गया. एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन हैज डिसरप्टेड. दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि फार्मर्स को अपना प्राइस नहीं मिला. प्रॉफिट तो भूल जाइए, प्रॉफिट तो दूर की बात थी कि उनका फसल बिका नहीं, उनका खेत का फसल खेत में रह गया. देयर वाज नो पीपल टू कट एंड ब्रिंग दोज प्रोडक्ट्स टू द मार्केट सो दैट द फार्मर्स कैन गेट सम बेटर प्राइस. Not only agricultural sector, but apart from agriculture, like हम जैसे सेकेंडरी सेक्टर्स कहते हैं, जब हम इकोनॉमी का बात करते हैं, देयर आर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर इज बेसिकली एग्रीकल्चर एंड माइनिंग. उसमें तो डेफिनेटली लेबर शॉर्टेज हुआ था, पर्टिकुलरली उन राज्य में जो राज्य में बड़े पैमाने में खेती होता है, where the agricultural practices are in large scale, वहां पे लेबर शॉर्टेज हुआ. लेकिन दूसरे तरफ में जहाँ पे खेती छोटा छोटा मात्रा में होता है, आधा एकड़, 1.1 एकड़, 1 डेसिमल जमीन में जहाँ पे खेती होता है, वहां पे लेकिन लेबर का एक्सेस लेबर आ गया. और जिस राज्य में लेबर सरप्लस था, लेबर सरप्लस माने जैसे कि हमारे विशेष करके पूर्व भारत में, झारखंड में, बिहार में, हमारे पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, लेबर सरप्लस हो गया. इसे हम कहते हैं इनफ्लक्स ऑफ लेबरर. अचानक से जैसे कि बाढ़ का पानी जैसे बहुत जल्दी आ जाता है, हम उसको संभाल नहीं पाते, वैसे ही इन राज्य में बहुत सारे लोग ऐसे आ गए कि उनको संभाल देना मुश्किल हो गया. इन राज्य में क्या प्रॉब्लम हुआ कि हम आपको मालूम होगा, झारखंड में, विशेष करके झारखंड का बात अगर हम करेंगे, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग आदिवासी है जो बहुत बहुत छोटा खेतों में अपने खेती करते हैं, और उनको उतना ज्यादा नौकरी नहीं मिलता है बोल के दे गो टू स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर मोर. सो अब क्या हुआ, ये जो हमारे जो रूरल एंड ट्राइबल इकोनॉमी जो है हमारे पूर्व भारत में, इस रूरल एंड ट्राइबल इकोनॉमी में अचानक से प्रेशर बढ़ गया. शार्प राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट. बेरोजगार एकदम जैसे कि बोलता है कि शूटिंग अप, एकदम बेरोजगार का जो ग्राफ है ये एकदम अचानक से ऊपर तरफ चला गया. लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट देयर जॉब, नॉट ओनली इन एग्रीकल्चर, मेनी सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन, होटल, उसके बाद कम्युनिकेशन, टूरिज्म. झारखंड में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इज टूरिज्म. एवरीवन हैज लॉस्ट देयर जॉब. प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे फार्म सेक्टर में जो वेज रेट जो है, हम किसान को जो वेज देता है, दैट वेज रेट विल सडनली फॉल डाउन. दैट वेज रेट विल सडनली फॉल डाउन क्यों करेगा? बिकॉज इसके पहले झारखंड में जनरली वेज रेट होता है कि 200 रुपया, 300 रुपया, 250 रुपीज, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द जॉब. अभी उसी 200 रुपया या 300 रुपया जॉब को करने वाले पहले 10 लोग थे, तो अभी 100 लोग हैं. अर्लियर 10 लोग जो काम कर रहे थे, अभी 100 लोग उस काम को करने के लिए रेडी हो जाएंगे. तो डेफिनेटली फार्म सेक्टर में जो वेज रेट है दैट इज ऑलरेडी वेरी लो इन इंडिया, वो और कम होने का शंका है. We fear that the wage rate in the agriculture sector may further come down. और वेज रेट कम होने से क्या होगा, लोगों का इनकम वैसे ही कम है. हमारे देश में फार्मर्स का इनकम ऑलरेडी वेरी लो, और वेज रेट अगर कम हो जाएगा तो इनकम विल फर्दर कम डाउन. तो सॉल्यूशन क्या है? सम सॉल्यूशंस तो शॉर्ट रन में एकदम तुरंत इसका कोई सॉल्यूशन शायद नहीं है. देयर आर नो इमीडिएट शॉर्ट रन सॉल्यूशन, बिकॉज अभी भी पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ है. अभी भी देश भर में बहुत सारे जगहों में लॉकडाउन जारी है, रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट है. सो इमीडिएट सॉल्यूशंस आर नॉट पॉसिबल. वी हैव टू वेट
एटलीस्ट फॉर सम टाइम कि पैंडेमिक खत्म हो जाए, नॉर्मल लाइफ अगेन स्टार्ट्स। वन बिगेस्ट सॉल्यूशन इन इंडिया कैन बी कोऑपरेटिव फार्मिंग। 1903 साल में भारत में फर्स्ट कोऑपरेटिव जो एक्ट जो है, इंडिया का फर्स्ट कोऑपरेटिव एक्ट वाज पास्ड इन 1903। लेकिन पिछले 100 साल में कोऑपरेटिव फार्मिंग में देश में कोई भी तरक्की नहीं हुआ। इसका मेन कारण जो है दैट इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द पीपल। फार्मर्स जो है उन्होंने मिलजुल करके काम करना बहुत जगह में पसंद नहीं किए। बहुत सारे कोऑपरेटिव फॉर्मेशन हुआ लेकिन टूट भी गया। मैं कुछ कोऑपरेटिव का नाम बताऊं, जैसे कि पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, लैम्प्स होता है फॉर द ट्राइबल फार्मर्स, लार्ज साइज एग्रीकल्चरल मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्राइफेड है। देयर आर मेनी कोऑपरेटिव ऑप्शंस। Cooperative farming is the solution, and recently one of the biggest model that is coming, it is there since 2012। फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 2012 साल से नाबार्ड ने इन पे काम कर रहे हैं, लेकिन रिसेंटली द FPO लॉज हैव चेंज्ड। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर आत्मनिर्भर भारत एंड द नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, are much more focusing on the farmer producer organizations कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाइए, इसमें कुछ किसान को इकट्ठा करिए और उनको उनका जो फसल जो है, सब्जी जो है, इकट्ठा करके मार्केटिंग कीजिए। अगर 100 किसान एक जगह में हो करके अपना सामान को मार्केटिंग करेंगे, what will happen is they will get a better price and their bargaining power will increase। हमारे रामकृष्ण मिशन आश्रम रांची में वी आर रनिंग वन FPO, हमारा FPO है दैट इज फॉर द हनी फार्मर्स। आप लोग जानते होंगे झारखंड में हनी इज वेरी फेमस, मधु। यहाँ पे मधु उत्पादक जो है झारखंड में, रांची जिला में और रांची के आसपास जिलों में, हमने लगभग 1000 से ज्यादा किसान को इकट्ठा करके एक हनी का FPO बनाया। एंड आई मस्ट टेल यू दैट कि यहाँ के जो फार्मर्स है, हनी फार्मर्स है, दे आर गेटिंग वेरी गुड प्राइस बिकॉज ऑफ दिस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ये कोऑपरेटिव फार्मिंग का जो बात कर रहा हूँ, ये कोऑपरेटिव फार्मिंग केवल मार्केटिंग के लिए नहीं, ये इनपुट प्रोक्योरमेंट के लिए भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर और सीड फॉर द होल एरिया, एक मान लीजिए एक विलेज लेवल में और एक तालुक लेवल में, इफ वी कलेक्ट ऑल द फार्मर्स एंड परचेज ए हाई क्वालिटी सीड फॉर ऑल द फार्मर्स टुगेदर, व्हाट विल हैपन इज देयर विल बी ए यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोडक्शन। सारे लोग, देयर विल बी इजी कि हर एक किसान को मार्केट में जाके इनपुट प्रोक्योरमेंट करने का जरूरत नहीं है। देयर विल बी ए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल FPO हो सकता है, FPO कैन डू दैट वर्क। टैक्स कर सकता है PSCS, प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, दे कैन अरेंज फॉर सीड, फर्टिलाइजर, अदर मशीनरी इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द फार्मर्स। Another very important thing that is very important for the Maharashtra perspective, महाराष्ट्र में जो लेबर शॉर्टेज हुआ, मेकानाइजेशन इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। बड़े मशीन देश में जो आया है, फॉर एग्जांपल पैडी का, धान का अगर हम बात करेंगे तो कंबाइंड पैडी हार्वेस्टर, पैडी वीडर एटसेट्रा, जो मशीन जो आया है, ये मशीन काफी बड़ा होता है और कोई एक छोटा किसान के लिए इस मशीन को खरीदना उतना आसान नहीं होता है। तो भारत सरकार का एक स्कीम है दैट इज नोन एज कस्टम हायरिंग सेंटर्स, CHC। कस्टम हायरिंग सेंटर क्या होता है? जनरली ब्लॉक लेवल में या ग्राम पंचायत लेवल में होता है। वहां पे आपका ग्राम पंचायत या ब्लॉक लेवल में सरकार के पैसा से कुछ बड़े मशीन्स खरीद के रख दिया जाएगा और जब किसान को जरूरत पड़े वो कुछ छोटा सा रेंट के बदले में, फ्री में नहीं, कुछ रेंट के बदले में उस मशीन को यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर पैडी हार्वेस्टर होगा तो 1 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए जो रेंट लगता है वो किसान पेमेंट करेंगे और उस हार्वेस्टर को यूज करके दे विल हार्वेस्ट देयर क्रॉप। सो कस्टम हायरिंग सेंटर डेवलपमेंट पर्टिकुलरली आपके राज्य में, हमारे राज्य में जो यूनिवर्सिटीज जो है, दे कैन अप्रोच, आप लोग अप्रोच कर सकते टू द ब्लॉक लेवल, टू द ग्राम पंचायत लेवल फॉर सेटिंग अप ऑफ कस्टम हायरिंग सेंटर्स इन ऑल द ब्लॉक्स, so that this benefit can reach to all the farmers
when there is a shortage of laborers for farm activities. अभी हम हमारे झारखंड राज्य की बात करेंगे कि जैसे कि मालूम है कि इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे किसान ने अपने सामान को बेच नहीं पाए, तो इसके चलते झारखंड में बहुत सारे इनोवेटिव मॉडल्स, मार्केटिंग मॉडल्स, केवल झारखंड में ही नहीं हमारे देश भर में, सारे पूरे देश में कुछ इनोवेटिव मार्केटिंग मॉडल्स डेवलपमेंट हुआ है। बहुत सारे संस्था ने अपने अपने लेवल में मार्केटिंग करने के लिए मॉडल डेवलपमेंट किए हैं। हमारे झारखंड में हमारे संजय सिंह सर को मालूम होगा कि यहाँ पे झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी is one of the society that is working under the Department of Rural Development (DRD) of Government of Jharkhand. They JSLPS, we call it JSLPS, Jharkhand State Livelihood Promotion Society. They have developed a very innovative marketing model in the state of Jharkhand. इसका नाम दिया आजीविका फार्म फ्रेश। उन्होंने एक ऐप बनाए, मोबाइल में एक ऐप बनाए और ऐप का नाम दिए आजीविका फार्म फ्रेश। इन्होंने क्या किए, इनके एक तरफ है फार्मर्स, वन साइड ऑफ दिस आजीविका देयर आर फार्मर्स। आप देख सकते हैं देयर आर फार्मर्स। इस फार्मर्स को उन्होंने क्या किया कि एसएचजी है, देयर आर एसएचजीज एंड देयर आर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। इन एसएचजी को और प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, हियर मी सर, sorry, I lost my connection, I lost it. So what they have done is this Jharkhand State Livelihood Promotion Society, इन्होंने किसान से सामान को लाए रांची में। इनके फार्मर्स जो है ये झारखंड के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं। फॉर एग्जांपल गुमला, रांची डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में जो फार्मर्स है उनके सामान को इन्होंने लेके आए रांची में, और रांची से ऑनलाइन मार्केटिंग के को यूज करके इन्होंने हर एक कस्टमर के पास में फ्री होम डिलीवरी कर रहे हैं। दे आर डिलीवरी द फार्मर्स प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स होम डिलीवरी। इन्होंने क्या क्या सामान दे रहे हैं, दे आर डिलीवरिंग वेजिटेबल्स, एग्स एंड फ्रूट्स, एंड दे आर गिविंग एट वेरी गुड प्राइस एज कंपेयर टू द मार्केट प्राइस। तो इसके चलते चलते फायदा किसको हुआ, फायदा दोनों को हुआ। फार्मर्स का जो सामान था, नाउ दे आर इजीली सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर्स, इनको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। व्हेयरएज लॉकडाउन के चलते में कंज्यूमर्स भी घर से निकलना नहीं चाहते हैं, they also do not want to leave their home. Now farmers can sell the product directly to the consumers using this procurement center of Ajivika Farm Fresh. This is an online marketing model. So this one very innovative marketing model that was developed by the Jharkhand State Livelihood Promotion Society. और भारत के देश में आप जानते हैं कि देयर आर मेनी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल, जैसे कि ईनाम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। और अभी रिसेंटली जस्ट 1 से 2 महीना पहले भारत सरकार ने ईनाम का जो लॉज है, भारत का जो होलसेल मार्केटिंग, जब कोई अपना किसान जो होलसेल मार्केट करते हैं उनको क्या होता था, पहले एपीएमसी एक्ट के दौरान अपने मंडी में ही बेचना पड़ता था, लेकिन नया जो एक्ट आया है उस एक्ट में कहा जा रहा है कि नाउ द फार्मर्स कैन सेल टू एनीबॉडी। फार्मर्स अपना सामान का होलसेलिंग देश में कहीं पे भी कर सकते हैं, देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शन। तो ये जो 3 जो है, ईनाम, क्रॉप डॉक्टर, एक आईसीआर का इनिशिएटिव है छत्तीसगढ़ में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके साथ में, ITC eChapel, there are many online platforms available for online trading of agricultural commodities. लेकिन इसके बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स डू नॉट गेट द बेनिफिट्स। जैसे कि हम बोल रहे थे हमारे देश में 85 to 90% फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल। इतना छोटा फार्मर कि हम समटाइम्स इमेजिन भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल दे हैव लैंड ऑफ लेस देन 1 एकड़, 0.5 एकड़, 0.1 एकड़। तो ऐसे छोटे छोटे किसान का जो है, इन लोगों को फायदा मिलना बहुत मुश्किल है इनाम या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रामकृष्ण मिशन आश्रम रांची, we are trying to develop one marketing
ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। ये बहुत ही सिंपल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, कोई भी यूनिवर्सिटी अपने लेवल में कर सकते हैं, और दैट यू कैन यूज दैट मॉडल फॉर एन इनोवेटिव मॉडल बाय द यूनिवर्सिटी। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, हम लोगों ने अपने यूनिवर्सिटी में रांची में वी हैव डेवलप्ड वन ऐप। उस ऐप का नाम है विवेक जैविक कृषि। हमारे यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे विवेक जैविक कृषि नाम के हम लोगों ने एक ऐप डेवलप किए। इस ऐप का मेन मकसद होगा टू प्रोमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द स्टेट ऑफ झारखंड एज वेल एज इंडिया। इस ऐप में ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बहुत सारी जानकारी दी जाएगी, कैसे किया जाए, पंचगव्य शस्यगव्य बनाने का तरीका वीडियो के साथ इस ऐप में दिया जाएगा, ताकि किसान को इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा मिले। और इसी ऐप में हम लोगों ने एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म बना रहे हैं फॉर ऑनलाइन मार्केटिंग, विशेष करके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए, जो फार्मर्स छोटे और छोटे से भी छोटे माने स्मॉल एंड मार्जिनल, जिसका जमीन लेस देन 1 हेक्टेयर है, उनके लिए हम लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट दे कैन इजीली सेल देयर प्रोडक्ट्स। ये कैसा होगा, हमारे एक तरफ में होंगे फार्मर्स और दूसरे तरफ में होंगे ट्रेडर्स। फार्मर्स क्या करेंगे, वो अपना सामान जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे। पहले फार्मर्स अपना नाम, उनके पास कितनी जमीन है, कौन से क्रॉप लगा रहे हैं, कितनी जमीन में लगा रहे हैं और कब लगा रहे हैं, और उन्होंने कितना आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस खेत से, दे विल एंटर इन द बिगिनिंग। उसके बाद जब हार्वेस्ट होने जाएगा फसल, वो लोग जब हार्वेस्ट करेंगे तब उन्होंने फिर से एक बार एंट्री करेंगे कि उनको एक्चुअली कितना हार्वेस्ट हुआ। मान लीजिए कोई किसान बोला कि 50 किलो मेरा लौकी हुआ है। फॉर एग्जांपल झारखंड में लौकी बहुत अच्छा होता है, हमारे यहाँ पे तरबूजे बहुत अच्छा होता है, हमारे यहाँ पे ओल अच्छा होता है, हमारे यहाँ पे जो हल्दी टर्मरिक जो है, देयर आर लॉट ऑफ टर्मरिक्स आर प्रोड्यूस्ड इन झारखंड। सो छोटा से छोटा 50 किलो, 1 क्विंटल, 10 किलो, 20 किलो, जो भी किसान के पास सामान पैदा हुआ है वो वहां पे एंट्री करेंगे। और दूसरे साइड में ट्रेडर्स, ये ट्रेडर्स कौन कौन होगा, होलसेलर भी हो सकता है, रिटेलर भी हो सकता है, और कोई कंज्यूमर भी हो सकता है, वो अपना भी रजिस्ट्रेशन करेंगे। इनको क्या इंफॉर्मेशन देना होगा, इनको एक इंफॉर्मेशन देना होगा, इनका लोकेशन कहाँ है, इनको कितना सामान चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो रिटेलर है, रिटेलर को 10 क्विंटल सामान नहीं चाहिए, एक रिटेलर को सामान चाहिए हो सकता है 50 किलो और हो सकता है 1 क्विंटल। तो इन्होंने भी अपना सामान को जो रिक्वायरमेंट है उसको दर्ज करेंगे। एक साइड में फार्मर दर्ज करेंगे उनको कितना प्राइस चाहिए, दूसरे साइड में ट्रेडर दर्ज करेंगे उनको कितना प्राइस देना है। एक साइड में फार्मर्स का फोन नंबर रहेगा, दूसरे साइड में ट्रेडर्स का फोन नंबर रहेगा। सो फार्मर्स और ट्रेडर्स जो है इन्होंने आपस में बात करके अपना सामान का ट्रांजैक्शन करेंगे। तो रामकृष्ण मिशन का काम क्या होगा, रामकृष्ण मिशन का काम होगा टू प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म। हम लोग फार्मर्स के और ट्रेडर्स के भीतर में बीच में बात नहीं करेंगे, वो लोग अपने में बात कर लेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, कौन कितना प्राइस मिलेगा। आवर जॉब विल बी टू प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म ओनली, and most importantly for this service we are not charging any money from either farmers or from the traders। लेकिन बहुत सारे इशू इसमें है, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल, उसके बाद कोई फार्मर्स डिफॉल्टर ना बन जाए कि मैंने कोई किसान ने वादा किया हम 50 किलो सामान देंगे और उन्होंने किसी और को बेच दिया। तो ये सबको कंट्रोल करने के लिए उसके बाद जो लीगल इश्यूज जो है वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट इट आउट, हम लोग इसको सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एक बार ये मॉडल डेवलप हो जाए, इफ दिस मॉडल कैन बी डेवलप्ड, दिस मॉडल कैन बी वन ऑफ द एग्जांपल इन द कंट्री कि हाउ ऑनलाइन फार्मिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग कैन बी बेनिफिशियल नॉट ओनली टू द लार्ज फार्मर्स। बड़े फार्मर्स की सुविधा के लिए बहुत सारे लोग हैं, हमें सोचना होगा हर एक किसान के लिए, विशेष करके जो अनऑर्गेनाइज्ड है, जिनके पास जमीन बहुत कम है, लागत पूंजी बहुत कम है। तो हाउ कैन वी गिव ए बेटर मार्केट प्राइस टू द फार्मर्स हु आर स्मॉल एंड मार्जिनल विल बी अ चैलेंज फॉर द रामकृष्ण मिशन आश्रम रांची। This model of marketing can be replicated by any institution। अगर उस स्टेट गवर्नमेंट में जो कुछ लीगल इश्यूज को सॉल्व कर लिया जाए, दिस मार्केटिंग मॉडल कैन बी इम्प्लीमेंटेड एट
एवरी इंस्टीट्यूशनल लेवल, particularly एक डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी जो है, if they try to develop this marketing model for the farmers, I think and I hope the farmers of the country will get a very very good price in the post pandemic period. So thank you sir, that was my brief presentation on the how we can little bit help the farmers regarding the recent pandemic period. So with this I would like to end my presentation. I hope I have met your expectation although it was a very small presentation, but I have shared some of the experience from Jharkhand and my own place. Thank you sir. सर कुछ बात कर सकते हैं? हाँ डेफिनेटली मैडम प्लीज। हाँ सर, ये झारखंड में है पर महाराष्ट्र में क्या हो सकता है? कौन सा मैडम? महाराष्ट्र में हो सकता है क्या? मैडम हो सकता है। दिस ऑनलाइन मार्केटिंग कैन बी स्टार्टेड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन। हाँ तो किसी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ना। पर डेफिनेटली somebody has to take the initiative। यहाँ पे मैंने लिया हुआ, I have been given the incharge, I am the incharge of the model, I am doing it। बट किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को तो जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। एंड मैडम थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, राजेश सर। हेलो। यस सर, यस सर। सर हेलो। यस सर। आवाज आ रही सर? थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू वेरी मच सर। Valuable and knowledgeable and motivational speech. Thank you again. And Thank you sir. Hello. Thank you. Hello. Sir is Dr. Anil Bhavre sir, Department of Economics, Health Shiksha, Educated Chhatrapati Shivaji College, Satara. I would like Dr. Bhavre. Sir. Professor Dr. Anil Kumar Bhavre is the member of Academic Council and Chairman of Economic Board of Studies, Shivaji University, Kolhapur. He wrote 65 books as author and edited 32 books for BSc, BCom and BA course. Dr. Bhavre wrote textbook, reference books in Phadke Publication, Kolhapur and Ruby Publication, Kolhapur. He has contributed a huge work in research. Under his guidance, 5 students have received their MA and 12 students received PhD degree. He has published 8 research articles in national and international journals. He presented 57 research papers in national and international level seminars. He got 6 outstanding research essays by Marathi Arthashastra Parishad. He is the life member of Indian Economic Association, Indian Society for Studies in Corporation, Marathi Arthashastra, Shivaji University, Economics Association, Socialist Academy, Ichalkaranji. Dr. Bhavre has given more than 30 lectures in state and national level seminars, conferences, workshops, and refresher course also. He is also awarded by Gunanta Pradhyapak Puraskar in 2014-15 by Chhatrapati Shivaji College, Satara. So now I would like to request Dr. Anil Bhavre sir to express his views to enhance our knowledge. Dr. Bhavre sir. Thank you, sir. Thank you. सर आवाज येतो माझा? हो सर. ओके. सरस्वती शिक्षण प्रसारक मंडळ गडचांदूर, शरदचंद्र पवार Arts and Commerce College, Gadchandur. They organized the one-day national webinar on
impact of Corona on agriculture, the challenges and opportunities. For this webinar, the chairperson, the president of Saraswati Shikshan Prasarak Mandal Gadchandur, Honorable Dr. Anandrao Adbale, Honorable Principal of this college, Singh sir, Head of the Department of Economics, Dr. Rajesh Gaidani sir, Dr. Mukherjee sir, now he has nicely presented his views on the impact of COVID-19 on agriculture sector. Good morning to everyone. It's my pleasure I'm presenting my views on impact of Corona on agriculture, challenges and opportunities. Basically, I am congratulating to Sharat Chandra Pawar Arts and Commerce College, Gadchandur, for organizing the national webinar on such a vital issue. I appreciate the effort taken by Dr. Rajesh Gaidani for organizing this webinar. Before presenting my views, I would like to congratulate the principal of this college. Now I listen his views in his introductory speech. He presented within the 2 to 3 minutes the impact of coronavirus on Indian agriculture and Indian economy also. He very nicely analyzed the impact of Corona on Indian agriculture. So I would like to congratulate him firstly. Friends, India is not only our country, but the entire world is passing through a very serious pandemic. The coronavirus has spread like a white fire, and now it has taken a very heavy toll of mankind. Now it is a question of saving the lives and saving the livelihood. These two are very vital. And so if you look of genesis of problem, it was manufactured or this kind of bioweapon prepared by China and Wuhan accidentally or purposely. I don't know. But the virus was given spread within the whole world. Friends, I would like to present my views on this particular topic in bilingual, English as well as Marathi also. I prefer Marathi rather than Hindi. Friends, the ongoing health crisis around COVID-19 has affected all walks of life. Protecting lives of people suffering from the disease as well as frontline health responders have been the priority of nations. Government have swung into action since the coronavirus attack created an unprecedented situation. Initially, India declared a 3-week nationwide lockdown till mid-April in initial phase, which was subsequently extended for achieving satisfactory containment of the virus spread. कारण या कालावधीमध्ये ज्या वेगवेगळ्या ऍक्शन्स भारत सरकारच्या आणि राज्य सरकारच्या पातळीवर घेतल्या गेल्या त्याच्यावर सुद्धा आपण लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. त्यानंतर मी माझ्या पुढच्या टप्प्यात त्याच्या अनालिसिसकडे जाईन. ड्युरिंग these challenging times, how does Indian agriculture respond to crisis and how do government measures affect 140 million farm householders across the country and thereafter impact economy of a very important country in the developing world? We access the immediate challenge that COVID-19 has posed to the farm sector and suggest mitigation measures to ensure a sustainable food system in post-crisis period. Immediately after the nationwide lockdown, when government has announced the lockdown, the Indian finance minister declared one package. We all know that the package worth is 1.7 lakh crore. It was mostly to protect the vulnerable sections from adverse impact of the corona pandemic. The announcement, among a slew of benefits, contained the advance release of rupees 2,000 to bank account of farmers as income support under the PM Kisan scheme. Government also raised the wage rate for workers engaged under the NREGA, which is the world's largest wage guarantee scheme. We have this scheme. Under the special scheme to take care of the vulnerable population, Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana also be announced. त्याच वेळेला additional grain allotment हे सुद्धा रजिस्टर झालेल्या या कामगारांसाठी बेरोजगारांसाठी त्यांनी केली. कॅश अँड फूड असिस्टन्स सुद्धा दिलं गेलं. त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने इन्फॉर्मल सेक्टर which are the mostly migrant laborers have also been announced, for which a separate PM care, it means the Prime Minister Citizen Assistance and Relief in Emergency Situation Fund has also created. At the same time, Indian Council of Agricultural Research
has issued the state-wise guidelines for farmers to follow during the lockdown period. One advisory committee also has mentioned the specific practices during harvest and threshing of various crops as well as post-harvest storage and marketing of farm produce. याच वेळेला भारताच्या रिझर्व्ह बँकेने सुद्धा एक महत्वाचा रोल याच्यामध्ये बजावला होता. मित्रांनो, the Reserve Bank of India has also announced the specific measures that address the burden of debt servicing due to COVID-19 pandemic. Agricultural term and crop loans have been granted a moratorium of 3 months till up to the 31st of the May by banking institution with 3% concession on the interest rate of crop loans of rupees up to the 3 lakh for borrowers with good repayment behavior. मित्रांनो, हे सर्व सरकारच्या पातळीवर केलेले अनाउन्समेंट होते. पण या सगळ्या बाबतीमध्ये संशोधक असतील, अभ्यासक असतील, काही तज्ञ असतील, हे सर्वजण या पॅकेजच्या बाबतीमध्ये मात्र समाधानी असलेले आपल्याला दिसत नाही. जेव्हा याचा आपण अनालिसिस करण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा एका गोष्टीवर आपण लक्ष दिलं गेलं पाहिजे. फॉलोइंग द लॉकडाऊन, इंडिया's finance minister announced the relief package 1.7 lakh crore to help the poor, which include around 800 million people in the country. Among the benefits, the government announced that for farmers, the first installment of rupees 2,000, which was due in 2021, front loaded and paid in April 2020, itself under the PM Kisan scheme. Central sector scheme fully funded by the government of India, under which income support of rupees 6,000 is provided to all farmers' families across the country every year in 3 equal installments. It means 2,000 rupees for one installment. There are 3 installments. The government said that the move will cover 87 million. It means 8.7 crore farmers. But it didn't impress the opposition and the experts. Professor Devinder Singh Sharma, he said that according to him, the package announced by the central government for farmers offers no relief to them because they were anyway scheduled to get 2,000 rupees in April. Instead, the government should have given them 6,000 rupees as one-time thing. At the same time, Professor Kabir Shirohi is working president of Kisan Congress, which is the Indian National Congress Agriculture Wing in Madhya Pradesh. He said that mandis in states are closed. With this lockdown, the income of farmers has also gone under the lockdown. This is harvest season and farmers need money. I fear that when the lockdown would lift, the price of the crops may crash, and that will further impact the farmers. The worst part is that there is no roadmap with the government on how to deal with it. एक बाब आपल्या लक्षात आली असेल, आताच रिसोर्स पर्सननी वेगवेगळ्या राज्यांचा अनुभव आपल्या समोर कथन केला. याच्यामध्ये महाराष्ट्राचा सुद्धा अनुभव होता. एक चित्र आपल्या डोळ्यासमोर आलं की महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांचा शेतमाल हा बाजारपेठेपर्यंत जाऊ शकला नाही. अनेक शेतकऱ्यांनी, प्रामुख्याने मराठवाडा विदर्भातल्या शेतकऱ्यांनी आपला शेतमाल हा शेतामध्ये मुजवून टाकला, तोडून टाकला. या घटना आपण ताज्या पाहिलेल्या आहेत. यावेळेला त्यांना डायरेक्ट फायनान्सची आवश्यकता असताना टप्प्याटप्प्याने इन्स्टॉलमेंट देणं, या गोष्टी थोड्याशा वेगळ्या पद्धतीच्या वाटतात. Announcement about the interest subvention for 3 months was more of an afterthought after the initial announcement were criticized. But after such poor conditions of agricultural markets, how are the authorities expecting that the farmers after 3 months will pay the money? Another question is that where will the money come from? The government package lacks compassion for both marginalized labor and farmers. There is no connection with the ground. This is fact. What was the immediate challenge raised due to the corona of the COVID-19? This is the peak of Rabi season in India, and crops like wheat, gram, lentil, mustard are at harvestable stage or almost reaching maturity. This is also the time when the farm harvest reach the mandis for assured procurement operations by designated government agencies. The migration of workers from few parts to their native places has also triggered panic buttons. Now same thing is presented now at present Professor Mukherjee also, as they are crucial for both harvesting operations and operations. Union Home Ministry, in a very significant move, has notified to exclude movement of farmers, farm laborers
and harvesting sowing related machines from the period of lockdown. As the ongoing lockdown coincides with the Rabi harvesting season, farmers across the country look up to the government to ensure uninterrupted harvesting of the crops as well as the smooth and procurement options. या सर्व पातळीवर जो आपण पाहायला लागतो तर मिटिगेशन मेजर्सच्या बाबतीमध्ये सरकारने काय केलं? The poor section of the society has always the hardest hit in any disaster or the pandemic situation. Now it's same thing is happening here. The poor society, the laborers, the shopkeepers, the sellers who are doing their business on the roads, they are mostly affected due to this pandemic. With about 80% of the Indian farm household being small and marginal farmers, and a significant part of the population being landless farm laborers, welfare measures to contain any damage from COVID are definitely going to help them with sincere implementation. Friends, the focus of government therefore has to be to protect the lives of every citizen. However, people living on agriculture and the allied activities, mostly those losing their income from informal employment at this lockdown period. If you see, more than 75% people, they are dependent upon for the income source agriculture and agricultural allied activities. If they are marginal farmers, they are small farmers, their total income or the income sources are dependent upon the agri and agricultural allied activities. Till the economic bonus back, they require the cash benefits. To sustain the demand for agricultural commodities, investment in key logistics must be enhanced. Moreover, e-commerce and delivery companies and startups from last 5 to 6 years, we are giving the more and more importance to startups, digital India, cashless economy, demonetization, all things are coming from Mann Ki Baat. Friends, we have to concentrate on these startups, need to be encouraged with suitable policies and incentives. The small and medium enterprises running with raw material from the agriculture and allied sectors otherwise also need special attention, because more than 90% small and medium enterprises are dependent upon agricultural sector and agricultural allied sector for their raw material. Activities of those sectors are totally stopped. Under this situation, in a health crisis of unpredictable proportions, the major share of future budget allocation, obviously, and it is logically also be right, would be appropriate for the health sector. However, investment should not be crowded out of the primary sector to prevent irreversible damage to the farmer economy. Manufacturing and service sector may be severely hit in short run till the time economic bonus back. In future, they will stand up. But the problem is to the rural sector or the marginal farmers. It will be the very appropriate to focus attention on agricultural sector as a growth engine. We are seeing towards agriculture as a growth engine, and also to bring resilience in food security. Friends, at this critical stage, where climate change is adversely impacting the agricultural sector. Now, in Maharashtra, in Satara district, there is heavy rainfall. I am presenting my views before you with rainfalls. At the same time, there is adversely impacting the nature on the climate on the agricultural sector. Productive investment, including on the research and innovation, would be very purposeful. With ongoing pandemic, livelihoods of all the farmers and the people who are indulging in this sector are at a high risk. In some nations, COVID-19 has disappeared, while in some it is coming back. Just a short span of the pandemic will leave an everlasting effect on agricultural sector. Disappear, while in some, I know that the pandemic will go away surely, but we do not know when it will go away, and we do not know of the negative impact it will leave on the economy. Leading authors and researchers have said that there might be a food crisis unless measures are taken fast to protect the most vulnerable food supply chain. Indian farmers have constantly criticized, continuously they are criticized the government about only spending of 0.85% of India's GDP on the agricultural sector. Some
teachers and researchers students are there, which are economic students. They know that from first 5-year plan to till this 5-year plan, the first 5-year plan will totally sacrificed for the development of agricultural sector. And up to the 30% amount out of 1,960 crore budget outlay, we spent 30% amount for the agricultural sector development. But at the same time, agricultural sector was contributed to GDP 65%. But due to changing time, due to burden of at present the situation is totally different. Now, the agricultural sector having more than 65% of the population for the direct their wages or the income, but the contribution of agricultural sector in the India GDP is not more than 16%. Why this situation is created? It is not a temporary phenomenon. The COVID-19 impact of COVID-19 is a temporary phenomenon. But you think about from last 60 years, what we are doing for the agricultural sector. We have separate agricultural ministry. We are announcing the agricultural policies. But when the issue is there, how much money invest into the agricultural sector? If you see the last 60 years, we are continuously decreasing the investment in the agricultural sector. And friends, we are expecting from the agricultural sector 4% growth rate. How it will come? We are investing minimum in the agriculture and we are expecting the maximum from the agricultural sector. This is the controversy. The pandemic situation, impact of this pandemic situation may be the temporary. But from last 60 years, what kind of decisions we have taken to develop the agricultural sector are affect for the long term. These things should take into consideration. This is my view. This will lead to food and nutrition security, empowerment farmers and boost of the primary sector of the economy. No matter what happens, the poor sections of the society always is 80% of the Indian farm household come under small and marginal farming activities. They are usually landless and are supposed to pay higher rents even during the time of the lockdown also. आपण सर्वांनी पाहिलं कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा आणि सरकारने जाहीर करून सुद्धा त्यांना समाजानं म्हणण्यापेक्षा ज्या ठिकाणी ते काम करत होते फार मोठं त्यांना सोर्सेस उपलब्ध करून दिलेले नाहीत. The focus of the government must be to protect every citizen of the country. Investment must be made in this sector. Otherwise, this sector will be a big disaster. It's my own opinion. Friends, there are a number of issues surfaced after COVID-19 pandemic. First issue is that crop production availability of seed. For crop production, the largest part of the seeding process will be almost unaffected between now and the summer. So there would be no impact as such on seed availability for now. But if the same scenario continues till year end, then surely I would say that the seed availability can be an issue. Same thing is happening with the fertilizer. Due to global trade disturbances, farmers are facing the shortage of agricultural inputs like the fertilizers and pesticides. In a shorter span, there is little shortage to be expected. In the longer term, the delivery of fertilizer via international markets may become a problem. Since some of the production plants in China, they have shut down. Most of the countries have taken measures such as home confinement, travel bans, and business closure to control the rate of infection. Agriculture produce is mostly perishable in nature. So farmers are compelled to hold their unsold produce for a longer period of time. This has led to reduction in food quality. जर आपण खूप मोठ्या कालावधीपर्यंत तो जर शेतमाल साठवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला गेला नक्कीच त्याच्या क्वालिटीवर परिणाम होणार आहे. As well as increase in the cost of production also. Livestockच्या बाबतीमध्ये एक बाब आपल्या लक्षात येईल. In India, COVID-19 has caused a higher impact on the livestock farming due to limited access to animal feed and a shortage of labor. For example, the travel ban has affected the delivery of breeding stock of poultry also. वर्करच्या बाबतीत आताच्याच रिसोर्स पर्सनने आपल्या समोर भूमिका मांडली त्यामुळे मी त्याच्यावर फारसं बोलत नाही. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा मला एक दिसतो तो म्हणजे नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर हॅज हर्ट ऑपरेशन्स इन मेनी पार्ट्स. Consequently, the shortage of migrant labor has resulted in the sharp increase in daily wages for harvesting crops. आता ही स्थिती पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये मला दिसते.
आता पेरणीचे दिवस आले, पाऊस चांगल्या पद्धतीने पडतोय, भात लावणी असेल किंवा शेतातली विविध कामं सुरू आहेत. सगळ्यात मोठा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे की त्याला शेतमजूर उपलब्ध होत नाही. आणि याच वेळेला जे उपलब्ध होता त्यांना दुप्पट मजुरी देऊन सुद्धा त्यांच्या तारखा घ्यायला लागायला लागले. कदाचित ते उपलब्ध होईपर्यंत हा सीझन पुढे जाण्याची सुद्धा शक्यता. ही परिस्थिती आज निर्माण झालेली आपल्याला दिसते. Some parts of agriculture that have the luxury of deploying technology for harvesting, like paddy and wheat, are relatively more insulated since they often do not have to depend on large number of manual labor. Priceच्या बाबतीत जर आपण बघितलं, the agriculture prices have collapsed due to lack of market access, including the stoppage of transportation and closer borders. The rise in labor cost and lack of access means that the farmers are starting a huge losses. Public goods च्या बाबतीत जर आपण बघितलं तर एक बाब आणखी लक्षात येईल. Making the food grain, fruits and vegetables and other essential items available to consumers both in rural and urban areas is the most critical challenge. Restriction on sale. There were self-imposed restrictions on the inter and intrastate movements. अनेक राज्यांनी आणि जिल्ह्यांनी इंटरस्टेट आणि जिल्ह्यांमध्ये होणारी वाहतूक थांबवलेली आहे. त्यामुळे सुद्धा फार मोठे प्रश्न मजुरांच्या बाबतीतले पुढे येऊ लागलेले आहेत. हा जो इम्पॅक्ट आपण बघितला गेला तर स्मॉल होल्डर फार्मरच्यावर नेमका याचा काय परिणाम झाला याच्यावर सुद्धा आपल्याला चिंतन करावं लागेल. बिकॉज स्मॉल होल्डर फार्मर्स आर क्रुशियल पार्ट ऑफ द फूड व्हॅल्यू चेन इन इंडिया as well as a critical element of the global food system. COVID-19 pandemic has brought new risks to threaten livelihood as well as the food security. For the mobilized business leadership to mitigate these risks, and a part of its COVID-19 response program has launched vital supply chain project focusing on the food system security of the country. One more thing is that, friends, India is a home to about 120 million smallholder farmers who are contributing over 40% of the country's grain production and over half of its fruits, vegetables, oilseeds and other crops. Out of that, much of the global share of food staples such as rice and wheat come from India. We are exporting these products to different countries of the world. And almost half of population in India depends on the agriculture of their livelihood. त्यामुळे आमची निर्यात जर थांबली गेली तर अंतर्गत बाबतीमध्ये सुद्धा उत्पन्नाचे मोठे प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता. एव्हरी इयर इंडियन फार्मर्स फेस रिस्क सच एज लो रेनफॉल, समटाइम हेवी रेनफॉल, प्राइस व्होलॅटिलिटी. याच्यासाठी तर आम्ही सातत्याने रस्त्यावर येताना दिसतो. मला विदर्भ आणि मराठवाड्यातली परिस्थिती आताची माहित नाही, पण पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये तर चित्र आता असं दिसतंय. या कालावधीमध्ये दुधाला दर नाही म्हणून आज शेतकरी रस्त्यावर येताना दिसत आहेत. दूध रस्त्यावर टाकून देताना आपल्याला दिसतात. ही परिस्थिती उद्भवलेली आहे. म्हणजे ही पॅन्डेमिक सिच्युएशन सातत्याने आपल्यावर येत राहिलेली आहे. बट द रिस्क फ्रॉम द COVID-19 pandemic are putting new challenge in front of this sector that already under threat. So nationwide lockdown come at an unfortunate time for farmers, and it was the harvest season for the Rabi crop. So the lockdown created both a shortage of labor and equipment. At the same time, migrant laborers in the India usually move to rural areas during harvest, and smallholder farmers often rent harvesting equipment as this is cheaper than purchasing it. In addition, it was estimated that although India's food bank had more than 3 times the minimum operational buffer in stock, supply and access is critical issue. Long supply chains have been severely affected, especially at the beginning of the lockdown when transport was restricted. आपल्याला सर्वांना माहिती आहे, माल वाहतूक करून घेऊन जाणारे ट्रक वेगवेगळ्या राज्यांच्या सीमांवर 15-15 दिवस महिनाभर थांबून होते. त्याच्यातला शेतमाल हा मार्केटमध्ये पोहोचण्याच्या अगोदरच पूर्णपणे खराब होऊन गेला. या सुद्धा गोष्टी आपण पाहिलेल्या आहेत. त्यामुळं मित्रांनो, रुरल मार्केट हा सुद्धा याच्यातला महत्वाचा भाग आहे. याच्याकडे फारसं लक्ष दिलं जात नाही. कारण फार्मरवर परिणाम होणं, शेतकऱ्यांवर परिणाम होणं, ही या सगळ्या बाबी त्या पूर्णपणे रुरल मार्केटशी जोडल्या गेलेल्या आहेत. COVID-19 has struck deep into the global economy. India is no exception. In the near future, there will be the obstacles like weak financial quarters, job losses, salary cuts, and lower profit margins.
However, this phase 2 shall pass. For the record, as per United Nations report, which is published in the last year in 2019, according to that report, 69% of India's population resides in rural areas, which constitutes to more than 700 million people, comprising farmers, housewives, small, medium entrepreneurs, and government servants and youth. What's the impact of that? While government has issued permit to truck allowing them to carry groceries, fruits, and cereals, a large number of transports yet to receive their permits. Permissions are not there. Next impact is that आत्ताच ई कॉमर्सच्या अनुषंगाने आत्ताच्याच रिसोर्स पर्सन आपल्या समोर काही गोष्टी सादर केल्या. एक गोष्ट त्याच्यामध्ये मी ऍड करू इच्छितो. इवन द ई कॉमर्स ब्रँड इन ऍग्रिकल्चर हॅव बीन इम्पॅक्टेड as the transportation of these products have stopped and there is no inventory. The third impact of COVID-19, which is the most important impact, is that expected job cuts in agricultural sector is a major problem. What is the way forward? These are testing times, and both union and state government are working to their full capacity in fighting the novel COVID-19. It has made health and its top priority. Friends, it's extremely important to give equal priority to rural regions as post-COVID-19. The region will play a big role in bringing the consumption trend and economy back on track. As per published reports, number of agencies, they have published their reports. India's farming market, which worth is 16,587 billion in 2018, and was projected to reach $30,000 billion by 2024. And its growth rate will be the 10.8% during 2019-24. So the relief package will give farmers necessary support to get back on track. State government are closely working at the tehsil level to ensure that the farmers get the agri inputs and logistic support to sell the produce to the market. आता या ठिकाणी राज्य सरकार, जिल्हा परिषदा आणि तालुका या तिघांच्या मध्ये समन्वय असल्यामुळे ते तालुक्याच्या पातळीपर्यंत नियोजन करण्यासाठी अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय घेऊ शकतात. पण हे घेत असताना सरकारने एक प्रयत्न करायला पाहिजे की जे धोरण आपण राबवणार आहोत ती धोरणं पूर्णपणे त्यांच्यापर्यंत पोहोचली गेली पाहिजे. जर या धोरणांचं इम्प्लिमेंटेशन योग्य पद्धतीने होत नसेल तर मात्र खूप अवघड गोष्ट आहे. या पार्श्वभूमीवर मला एक मत असं मांडावंसं वाटतं. The road ahead is definitely not easy. I know very well. It is a very hardest road. But I am still an optimist and hopeful that India will be able to come out of this crisis. Indian agriculture should change after COVID-19. What will be the way? Most affected have been dairy farming in this situation, floriculture, fruit production, fisheries, and poultry farms. Food availability in rural parts of India during the lockdown become a problem for administrators, for researchers, and civil society as a poor people resilience reached the breaking point in the face of prolonged unemployment. As the central government recommended, a number of state governments have temporarily suspended the agriculture produce market committee, ज्याला आपण APMC म्हणतो, त्या काही कालावधीसाठी सस्पेंडेड केलेलं होतं. And let farmers sell farm products anywhere. आणि शेतकऱ्यांना सांगितले की तुम्ही तुमचा शेतमाल हा तुम्हाला जिथे वाटतो त्या ठिकाणी नेऊन विका. याचा अर्थ आम्ही रेग्युलेशन थांबवले, त्यांना मार्गदर्शन करण्याचं थांबवलं आणि त्यांना पूर्णपणे मोकळीक दिली की तुमचा शेतमाल तुम्ही कुठेही विका. हेच धोरण या देशातल्या प्रामुख्याने महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांची पिळवणूक करण्यासाठीच कारणीभूत ठरलेलं धोरण आहे. दिस an opportunity to develop consensus across states to reform agricultural marketing and minimize restrictions on movement and sale of agricultural commodities. There are number of lessons या पॅन्डेमिकच्या सिच्युएशन मध्ये अनेक गोष्टी आपण शिकलेलो आहोत. एक 2-3 गोष्टी मी शेवटी या ठिकाणी मांडून मी माझं प्रेझेंटेशन इथं थांबवतोय. टू ट्रान्सफॉर्म द फूड सिस्टम इन इंडिया फॉलोइंग द COVID-19 pandemic, the government will urgently need to repurpose existing agricultural policy, because India's policy regime, like the minimum support price, which is the MSP, and another one very important system is that, which is public distribution system, coupled with subsidies on irrigation
power and farm inputs are spared in favor of staple crops, which is rice and wheat. Even though some climate resilient and nutrition cereals like sorghums and millet get some support pricing, they seem ineffective as the policies biased in favor of the big two staples. In the past, policy watches have suggested crop diversification to correct such legacy and inconvenience. But how do you convince the farmers to switch to a new production system without promise of stable income? शेतकऱ्यांना आपण अनेक वेळा सांगतो तुम्ही क्रॉप डायव्हर्सिफिकेशन करा, तुम्ही वेगवेगळ्या पद्धतीची पिकं घ्या, एकच पीक परत परत घेऊ नये. पण शेतकऱ्यांचा अनुत्तरित असलेला एक सातत्याचा प्रश्न आहे, आम्ही सगळं करायला तयार आहोत पण आम्हाला उत्पन्नाची खात्री कोण देणार? पर्यावरणातल्या बदलाचा शेतीवर होणाऱ्या परिणामांमध्ये जर नुकसान झालं तर त्याची खात्री कोण देणार? याच्यावर मात्र कोणी बोलताना दिसत नाही. At the same time, farmers will make the transition only with suitable financial incentives, a strong value chain and new consumer behavior. COVID-19 may have opened up an opportunity to effect these changes as the country emerged out of history's biggest lockdown. Friends, in fact, before the pandemic, India had a solid case for increasing investment in the animal husbandry sector. Given the rising domestic demand for meat, dairy products and eggs. In these uncertain times, it makes double the sense for smallholder farmers, landless, poor and jobless agricultural laborers who have found their way back home to rear small ruminants, backyard poultry and aquaculture for additional income. Reverse migration is a very important issue before the agriculture sector in this pandemic situation. Reverse migration of laborers from states like Haryana and Punjab during the current COVID pandemic offers a unique opportunity for these states to undo the historical wrong of supporting unsustainable water and labor intensive cropping pattern. The good news amidst the crisis is that these states have started promoting non-paddy crops with lesser water footprints like maize and cotton for the forthcoming rainy season. This should also help bypass, which is experienced labor intensive farm operations such as transplanting pen. At the last, I would like to say that in post-pandemic, the demand for high-value agricultural products such as fruits, vegetables, and dairy is expected to increase. जर पश्चिम महाराष्ट्राचा विचार केला तर सातत्यानं ऊस याच पिकावर भर दिला जातो, याच्याकडून आपल्याला दुसऱ्या पिकांकडे सुद्धा वळण्याची आवश्यकता. The focus of production therefore should ideally cater to this growing need of the health conscious product population. It is good time to bring primary processing facilities closer to the farm gates and help producers gather market intelligence and manage the value chain better with digital agricultural tools. Government policies to incentivize technology startups and the private sector will also prove rewarding. One way to overcome these barriers could be the use of smart technologies. Artificial intelligence चा या पुढच्या कालावधीमध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये वापर करावा लागेल असं मला वाटतं. कारण अचूक निदानाची शेती या गोष्टीला फार महत्व दिलं जातं आणि याच्यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ही बाब खूप महत्वाची आहे. ब्लॉकचेन त्याच्यामध्ये महत्वाच्या बाबी आहेत, याच्यावर आपल्याला भर देण्याची आवश्यकता आहे असं मला वाटतं. कारण या COVID-19च्या पॅन्डेमिक मध्ये कृषी क्षेत्रासमोर आव्हानं खूप आले, पण त्याच वेळेला सर्व दरवाजे बंद झालेत असं आपल्याला म्हणता येणार नाही. या आव्हानांवर मात करून आपल्याला त्याच्यातून मार्ग सुद्धा काढता येऊ शकतो. हे मार्ग काढत असताना खूप मोठे इश्यूज आहेत. नंबर ऑफ इश्यूज आर देअर, बट आय presented before you the sum of the issue which are related to agricultural sector, farmers, rural market, health of the rural society. Only these issues are presented before you. Lastly, I would say thank to the organizer. They have given me an opportunity to present my views regarding the COVID pandemic and impact on the agricultural sector. Thank you very much. धन्यवाद सर. आपण इंडियन इकॉनॉमी संबंधामध्ये COVID-19 मुळे जे विभिन्न प्रश्न निर्माण झाले त्या विभिन्न प्रश्नावर आपण सांगोपांग चर्चा केली आणि त्यामुळे आपल्याला एक चांगला मार्ग पण पुढेच्या आयुष्यात काय काढावा लागणार आहे
ह्या संदर्भात काही तथ्य आपण सांगितले. थँक्यू सर. थँक्यू अगेन फॉर enlighten us with your great speech and you give us valuable time. Thank you, sir. Thank you, sir. In this webinar, we got fundamental, significant, and precious knowledge. Now, the last but not least, I will request Dr. Sanjay Gore, sir, accuracy coordinator and HOD of political science, Sharad Pawar Mahavidyalaya Gadchandor, for vote of thanks. Before that, as a convener, I would like to thank the technical team who handled this program smoothly and contently, Professor Mangesh Karape and Dr. Satyendra Singh. Again I request Dr. Gore sir for vote of thanks. Thank you, sir. Thank you. शरदराव पवार कला वाणिज्य महाविद्यालय गढ़चांदूर जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र, ये कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग की ओर से आज इम्पैक्ट ऑफ कोरोना ऑन एग्रीकल्चर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी इस महत्वपूर्ण विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार संपन्न हुआ है. हमारे संस्था के सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर आनंदराव अडबाले, इनके अध्यक्षता में यह वेबिनार यहाँ पे संपन्न हुआ. मैं हमारे मार्गदर्शक और हमारे महाविद्यालय के विकास में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसे संस्था अध्यक्ष डॉक्टर आनंदराव जी अडबाले, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इनका आभार व्यक्त करता हूँ. इस वेबिनार के उद्घाटक हमारे महाविद्यालय के एक्टिव प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार सिंह जी, जिन्होंने अपने इनाग्रल स्पीच में ग्रामीण क्षेत्र के किसानों की स्थिति पर, उनकी समस्याओं पर गंभीर विवेचन किया है. कोविड-19 का किसानों पे सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर क्या परिणाम होता है, इसका एक अभ्यासपूर्ण सुंदर विवेचन हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार सिंह जी ने यहाँ पे सादर किया है. मैं महाविद्यालय की ओर से और हमारे अर्थशास्त्र विभाग की ओर से हमारे प्राचार्य सम्माननीय डॉक्टर संजय कुमार सिंह जी, इनका आभार व्यक्त करता हूँ. विशेष रूप में ये वेबिनार के प्रमुख और रिसोर्स पर्सन डॉक्टर दीप मुखर्जी, जो कि सहायक प्राध्यापक RKM विवेकानंद एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची से है, उन्होंने एक अच्छा सादरीकरण करते हुए दो राज्यों की समस्या, माइग्रेशन की समस्या, कृषि क्षेत्र में जो लेबर का प्रॉब्लम है, इसके ऊपर अपना सुंदर विवेचन यहाँ पे सादर किया है. कृषि क्षेत्र में निर्माण हुई हुई मार्केटिंग की समस्या, फसलों की कीमत की समस्या, रूरल और ट्राइबल इकोनॉमी जो कोविड-19 के पार्श्वभूमि में तैयार हो गई है, ये सभी बातों पे उन्होंने एक सुंदर विवेचन कर उसकी उपाय योजना पर भी चर्चा की है. मैं महाविद्यालय की ओर से डॉक्टर दीप मुखर्जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ. इसके बाद प्रमुख हमारे दूसरे रिसोर्स पर्सन सम्माननीय अनिल जी वावरे, उन्होंने इंग्रजी और मराठी में सुंदर अपना सादरीकरण यहाँ पे व्यक्त किया है. अपनी भूमिका अदा करते हुए उन्होंने बोला है कि भारतीय नागरिक, गवर्नमेंट, सरकार और रिजर्व बैंक की कोविड-19 के परिणामों के ऊपर उनकी कौन सी भूमिका रही है, उनके ऊपर उन्होंने महत्वपूर्ण विवेचन किया है. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या अनेक प्रश्न, मजुरांचा प्रश्न, छोट्या शेतकऱ्यांचा प्रश्न, त्याचबरोबर मजुरांची आर्थिक आणि सामाजिक समस्या, नागरिकांची भूमिका, या संदर्भात अतिशय अभ्यासपूर्ण अशा प्रकारचं विवेचन डॉक्टर अनिल वावरे यांनी केलं. आपल्या इंग्रजी आणि मराठी या दोन्ही भाषेमध्ये या समस्येमुळे कृषी क्षेत्रावर झालेले वेगवेगळ्या प्रकारचे परिणाम, त्यावर नागरिकांनी घेतलेली भूमिका, सरकारची भूमिका, सरकारच्या योजना, यावर अतिशय अभ्यासपूर्ण अशा प्रकारचे विवेचन
आमचे स्नेही आणि या रिसोर्स पर्सनचे सन्माननीय तज्ञ मार्गदर्शक डॉक्टर अनिल भावरे, इन्होंने यहाँ पे किया है। मैं महाविद्यालय की तरफ से, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और ये दोनों रिसोर्स पर्सन ने अपनी अभ्यासपूर्ण विवेचन में सभी घटकों पे यहाँ पे उन्होंने अपना सादरीकरण किया है। हर घटक को उन्होंने न्याय देने का प्रयास किया है। मैं दोनों ही रिसोर्स पर्सन का और फिर से महाविद्यालय की ओर से, प्राचार्य की ओर से और हमारे पूरे टीम की ओर से उनका मैं अभिनंदन करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और ये अच्छा वेबिनार लेने के लिए हमारे महाविद्यालय के हमारे सहकारी डॉक्टर राजेश गायधनी सर और उनके टीम, टेक्निकल असिस्टेंट मंगेश करंबे, डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी और हमारे सभी सहकारी प्राध्यापक वृंद और हमारे सब कर्मचारी, इनका मैं अभिनंदन करता हूँ और महाविद्यालय की ओर से, सभी की ओर से उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। और ये मंच में डॉक्टर राजेश गायधनी सर, इनके तरफ सुपुर्द करता हूँ। डॉक्टर राजेश गायधनी सर। एवढं काही येणार नाही का मागच्या वर्षी? थँक्यू. ओपन युनिव्हर्सिटी 600 विद्यार्थ्यांचं ऍडमिशन ऑनलाईन करायचं आहे. ते ऍडमिशन सहभागी तुम्ही तयारी ठेवा, ते करायचं. या ठिकाणी पुन्हा तो करेल हे दिवसभर. हो, धन्यवाद पुन्हा एकदा सर. भावरे सर, धन्यवाद. थँक्यू. धन्यवाद.